नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की स्टोरी है सुपारी वाली माँ की सच्चाई। पुष्पा कोहली ने अपनी बेटी किरण की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था और उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन यह बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं थी। सेक्टर 46 फरीदाबाद के चौकी प्रभारी सोहनपाल अपनी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आ गया। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 से एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटनास्थल महज 2 किलोमीटर दूर था। सोहनपाल अपनी टीम के साथ 10 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पोश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस का आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला एक किराएदार राजेश सिंह था। उस समय के चौकी प्रभारी सोहनपाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसका पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने बठिंडा पंजाब गए थे। वारदात के वक्त पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थी। पौष इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पूछताछ में पुष्पा कोहली ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी तभी मेन गेट खोलकर बुर्के वाली 2 औरतें अंदर आई। किरण उन दोनों को अंदर ले आई। कुछ देर बाद जब उसने किरण से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उसकी परिचित हैं और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। उस वक्त बुर्के वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठी थी। वे दोनों चूंकि अपने चेहरे पर नकाब डाले हुई थी इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख सकी थी। उन्हें बैठा छोड़कर वह अपने कमरे में चली गई थी। पुष्पा के अनुसार कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठूसे होने की वजह से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया लेकिन मुंह में कपड़ा ठूसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घसीटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। वह बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए थे। पुष्पा कोहली ने आगे बताया कि उसके यह पूछने पर कि किरण कहाँ है, राजेश सिंह ने जवाब दिया कि वह अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब उस कमरे में जाकर देखा गया तो किरण मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। यह देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। उपरोक्त बातें बताते बताते पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर उसके पति सुरेंद्र कोहली को फ़ोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्दी से जल्दी फरीदाबाद पहुंचने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने पुष्पा की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 394 के तहत केस दर्ज कर लिया। सुबह को एएसपी पूनम यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच इलाका पुलिस की जगह उस समय के इंचार्ज इंस्पेक्टर विमल कुमार, इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्वनी कुमारी को सौंप दी ताकि पौष इलाके में हुई इस हत्या के मामले से जल्दी पर्दा उठा सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस, फोटोग्राफर, प्रिंटर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम को
भी मौके पर बुला लिया था ताकि जरूरी सबूत जुटा सके। प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतक किरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु सांस की नली कट जाने के कारण हुई थी। पूछताछ और पुलिस की छानबीन में पता चला कि मृतका किरण के पिता सुरेंद्र कोहली काफ़ी समय पहले पंजाब से आकर फरीदाबाद में बस गए थे। उनका फरीदाबाद सेक्टर 28 में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। सुरेंद्र कोहली का विवाह 1989 में बठिंडा पंजाब की पुष्पा कोहली से हुआ था। विवाह के बाद कोहली के घर में किरण का जन्म हुआ, जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया कहते थे। किरण के जन्म के 11 साल बाद कोहली परिवार में बेटा जन्मा, जिसका नाम नितिन रखा गया। 12 वर्षीय नितिन कोहली फिलहाल फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रहा था। पुष्पा कोहली घरेलू महिला थी और घर पर ही रहकर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। किरण जवान हो चुकी थी, उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं रही थी, इसलिए वह शुरू से ही फैशनी और आज़ाद ख्याल की लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी और इंटरनेट की दुनिया ने उसे और भी आधुनिक और स्वच्छंद बना दिया था। वह जो करना चाहती थी वह कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नज़र में वह अच्छा है या नहीं। इसी सब के चलते किरण ने अपने परिवार की मर्जी से खिलाफ जाकर 22 नवंबर 2010 को एक विजातीय युवक रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया था। रंजीत गांव लकड़पुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली स्थित सरिता विहार के निकटवर्ती इलाके मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो किरण और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। किरण ने जिस फर्म में नौकरी की वह रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। उसके मालिक का नाम महफूज आलम था। महफूज आलम का ऑफिस काली कुंजी में था। काली कुंजी मदरपुर खादर के पास ही है, इसलिए किरण को ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण उसके लिए महत्वपूर्ण बन गई थी। दूसरी ओर जो पानी का गिलास देखा था तो वह सामान्य पानी था और उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस पानी और गिलास को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया। दूसरे और पुष्पा कोहली से जब दोनों बुर्के वालियों के डील डोल, शक्ल और आवाज़ के बारे में सवाल किए गए तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने पुष्पा कोहली का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर ले लिया और उसके फ़ोन की पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल निकलवाई। इस बीच पुष्पा कोहली के पति सुरेंद्र कोहली का बेटा नितिन और कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे। माहौल कुछ ऐसा था कि पुलिस पुष्पा से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद किरण का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम समय में शामिल होने के लिए किरण की नानी भी आई थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने नानी से भी पूछताछ की। पता चला कि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि पुष्पा ने अपनी इसी मां को अस्वस्थ बताकर पति सुरेंद्र कोहली और बेटे नितिन को 250 किलोमीटर दूर बठिंडा भेजा था। पुष्पा से टुकड़ों में हुई पूछताछ में महफूज आलम का नाम कई बार आया था। बुर्के वाली औरतों का जिक्र आने से पुलिस का शक महफूज आलम पर ही गया। पुलिस ने महफूज आलम से पूछताछ की, लेकिन उसने इस मामले में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार कर दिया। अलबत्ता यह जरूर माना कि किरण उसके यहाँ काम कर चुकी थी और वह उसे मोटा वेतन देता था। महफूज हालांकि किरण की हत्या में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार कर रहा था, फिर भी हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने में ही बिठाए रखा। बाद में उसे छोड़ दिया गया। किरण की हत्या की सूचना पाकर उसका पति रंजीत त्रिपाठी भी फरीदाबाद आ गया था। वह फिलहाल मुंबई में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन हत्या में उसकी किसी भी तरह की भूमिका न मिलने पर अगले आदेश तक उसे घर छोड़कर न जाने की कड़ी हिदायत देकर जाने दिया गया। पुष्पा कोहली के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुष्पा दिन के समय हफ्ते में 2 से 3 बार फ़ोन करती थी। यह नंबर पंजाब का था। पुष्पा से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुंह बोले चाचा का है जो पंजाब में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात पुष्पा कोहली के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल पाई गई थी। पहली कॉल रात 8 बजे और 9 बजे के बीच आई थी, जो कि एक मिस कॉल थी। इसी नंबर पर पुष्पा कोहली के मोबाइल से 10 बजे के आसपास एक मिस कॉल आई थी। तीसरी और आखिरी कॉल पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी, जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर
पर जिससे मिस कॉल आई थी और जिस पर पुष्पा ने मिस कॉल दी थी, फ़ोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 45 और उसके आसपास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह से पुष्पा कोहली पर आकर ठहर गई। अपने शक और पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने पुष्पा की नौकरानी सपना से उसके द्वारा की गई फ़ोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई थी। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अब भी पुष्पा कोहली से पुलिसिया तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शिकायतकर्ता होने के साथ साथ महिला भी थी। अनंत इंस्पेक्टर विनय कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके 3 जनवरी 2024 को पुष्पा को हिरासत में लिया। जब सपना द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को बगलाती रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या करवाई थी। दरअसल पुष्पा की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनर कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फ़ोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूँकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव्ड की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी। जबकि पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा बेहोश थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहारों से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या को हल करने की योजना के तहत उसने अपने गांव के मुँह बोले चाचा हवलदार कुलवीर सिंह, जो कि जालंधर के कैंट थाने में तैनात था, को हत्या की रात फरीदाबाद बुलाया। कुलदीप अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनर कार में 27 सितंबर को देर शाम फरीदाबाद पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फ़ोन जालंधर में ही अपने घर छोड़ आया था, ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आँच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त जालंधर में था। कुलदीप पंजाब से फर्जी आईडी पर खरीदी गई नई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर पुष्पा कोहली को मिस कॉल देकर अपनी फरीदाबाद पहुंचने की सूचना दी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, अभी कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलदीप और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला रेतकर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया, ताकि मामला लूट और हत्या का लगे। हत्या के वक्त पुष्पा कोहली अपने बेडरूम में चली गई थी और अपने कानों को तकिए से ढक लिया था, ताकि बेटी के चीखने की आवाज़ उसे सुनाई न दे। इस हत्या की एवज ने पुष्पा कोहली ने कुलदीप को 1 लाख रुपये व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गई। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 394 के अलावा 34 भी जोड़ दी। पुष्पा कोहली को गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।